नमस्कार दोस्तों, सरप्लस क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 और पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो आइए हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो अलग अलग क्षेत्रों में स्थित थे, उनकी क्या विशेषता थी। अब उनके समाज के बारे में, उनका समाज कैसा था, उनका जीने का तरीका कैसा था, उद्योग धंधे कैसे थे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात, हमें इस बात का पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हम बात भी कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न बनेंगे यहां से कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता थी। प्रश्न आया हुआ है ताम्र युग, लोह युग, पाषाण युग या इनमें से कोई नहीं। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न बन सकता है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ के निवासी नगरों में रहते थे। पॉइंट नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या होता है? प्रश्न यह है पर भी बनता है कि मात्र सत्तात्मक का क्या मतलब होता है कि परिवार और समाज की मुखिया माता होती थी, ना कि पुरुष। माता के अंदर हम परिवार के अंदर किसी भी वरिष्ठ महिला को ले सकते हैं। वो परिवार की बहू भी हो सकती है, या परिवार की माता भी हो सकती है, या परिवार की बेटी भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। तो मात्र सत्तात्मक से व्यवस्था थी। पॉइंट नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे। द्रविड़ जाति के लोग थे। विद्वानों में यह अनेक विद्वान अपना अपना मत देते हैं, लेकिन जो विद्वान सर्वमान्य मत पर जो माना जाता है, सर्वमान्य मत या विद्वान एक मत है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस जाति के लोग थे? तो द्रविड़ जाति के लोग थे। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं द्रविड़ जाति के लोग माने जाते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि आखिर ये लोग किस प्रकार रहते थे, क्या पहनते थे और किस प्रकार खाते थे, किस प्रकार अपना व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधा या अर्थव्यवस्था कैसी इनकी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके भोजन की। तो यहाँ पर लगाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन। इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी व
मांसाहारी, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन करते थे। इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों से 9 प्रकार के अनाजों की जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि ये यहाँ से विभिन्न स्रोतों में 9 प्रकार के अनाज प्राप्त हुए हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग 9 प्रकार के अनाजों से परिचित थे। इसमें लिखेंगे गेहूं व जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। खाद्यान्न थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वेशभूषा। पॉइंट नंबर 3, वेशभूषा यानी कि क्या पहनावा पहनते थे ये लोग। तो इसमें पॉइंट नंबर लिखेंगे वेशभूषा के अंदर कि ये लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। सूती वस्त्र भी ये पहनते थे और ऊनी वस्त्र भी ये पहनते थे। तो दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे इसी के अंदर अगला पॉइंट है, ये लोग वस्त्रों की रंगाई व छपाई से परिचित थे। यानी कि रंगाई छपाई जानते थे वस्त्रों की और रंगीन वस्त्रों का ये प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आभूषणों का प्रचलन था। महिला व पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषणों का प्रयोग करते थे। महिला और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषणों में यही आभूषण थे, कंठाहार था, कंठाहार, अंगूठी वगैरह, कड़े वगैरह, इस प्रकार के वस्त्र ये पहनते थे। और आभूषण हड्डी के या धातु के दोनों प्रकार के होते थे। सोने चांदी तांबे के भी आभूषण होते थे और हड्डी और मिट्टी के आभूषण भी होते थे। तो ये इस प्रकार से आभूषणों का प्रयोग करते थे। इसी के अंदर अगला पॉइंट लिखेंगे, चनहूदड़ों से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चनहूदड़ों से महिलाओं द्वारा
लिपिस्टिक प्रयोग में लेने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसी के अंदर अगला पॉइंट लिखेंगे, मोहनजोदड़ो से काजल व पाउडर के साक्ष्य मिले हैं। और इसी के अंदर अगला पॉइंट ये है, मेहरगढ़ नामक स्थल से मांग भरी महिला मूर्तियां भी मिली है। महिलाओं के द्वारा मांग भरने की प्रथा भी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन थी। इस बात के पता हमें मेहरगढ़ से मिली एक महिला की मूर्ति से पता चलता है कि उस मूर्ति के अंदर मांग भरी गई है। तो इस बात से हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह जो मांग भरने की प्रथा थी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चहुंदड़ों से, काजल और पाउडर के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, और मांग भरी मूर्ति मिली है मेहरगढ़ से। तो इस प्रकार ये लोग अपनी वेशभूषा का प्रचलन का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट लिखेंगे कृषि और पशुपालन। कृषि व पशुपालन लिखेंगे। पॉइंट नंबर इसके अंदर एक, यहाँ के या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ये लोग, इनका प्रमुख जो कार्य था कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, अनेक स्थलों से 9 प्रकार के, जो हम पहले बात भी कर चुके हैं, अनाजों का पता चला है। यानी कि 9 प्रकार के अनाजों का हमें पता चल चुका है। सिंधु घाटी के अनेक स्थलों से अलग अलग प्रकार के अनाज मिले हैं। तो 9 प्रकार के अनाजों से ये लोग परिचित थे। पॉइंट नंबर 3, कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता था। कपास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कपास की खेती का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ। सभ्यता में ही हुआ, यानी कि सबसे पहले कपास की खेती करने का जो श्रेय दिया जाता है, जो खेती करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। इसमें आगे अपन देखेंगे, कृषि के साथ पशुपालन किया जाता था। अनेक प्रकार के पशुओं से परिचित थे। पशुओं में हम नाम गिना सकते हैं इनके, गाय, बैल,
पशुओं में नाम गिना सकते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, सुअर, ऊंट वगैरह से परिचित थे, लेकिन घोड़े से इनका परिचय नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बार बार पूछते हैं कि किस पशु से ये परिचित नहीं थे, तो लिखेंगे यहाँ के निवासी या सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस पशु से परिचित नहीं थे, तो ये घोड़े से परिचित नहीं थे। बाकी ये गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर वगैरह से परिचित थे। हाथी से भी इनका परिचय था, क्योंकि पशुपति शिव के जो चित्र था उसमें हम इस चीज को देख चुके हैं, लेकिन किसी भी मोहर से, किसी भी चित्र से हमें घोड़े का चित्र नहीं मिला है। हाँ, अब विद्वान दावा करने लगे हैं कि कहीं कहीं घोड़े की अस्थियां मिली हैं, लेकिन फिर भी इनका मानना विद्वानों का यही है कि घोड़े से इनका परिचय नहीं था। लिखेंगे तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में हम बात करते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसी के कारण यह विश्व प्रसिद्ध हुई है। नगर नियोजन हम पहले भी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, अब थोड़ी सी और डिटेल से इसकी बात कर लेते हैं। नगर नियोजन का मतलब है शहर का विकास। हम सबसे पहले बात कर चुके हैं कि यह एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्थात नगरों में रहते थे यहाँ के लोग, तो नगरों का विकास उस समय हो चुका था। और इसके नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या है कि एक शहर होता था, हम थोड़ा सा चित्र बना करके इसकी बात करेंगे। एक शहर होता था, ये शहर विस्तृत बसा होता था, और एक मुख्य सड़क होती थी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी, सबसे चौड़ी सड़क होती थी, इसे मुख्य सड़क कहा जाता था। यह सड़क जो होती थी 30 से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। ये मुख्य सड़क मिट्टी से बनाई जाती थी, कंकड़ पत्थर से बनाई जाती थी, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था, और इस मुख्य सड़क को काटती हुई पतली गलियां होती थी या पतली सड़कें होती थी। ये 9 से 10 फुट तक चौड़ी होती थी ये। और जो घर बनाए जाते थे ये इन गलियों की तरफ बनाए जाते थे। प्रत्येक घर के अंदर 2 कमरे, रसोई और शौचालय होता था, और घरों का गंदापन निकालने के लिए नालियां बनी होती थी, जो इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जल निकासी की कहते हैं कि 18वीं सदी यानी कि 1800 ईस्वी तक जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो विश्व के प्रसिद्ध शहरों पेरिस, वाशिंगटन, ब्रिटेन, लंदन जैसे शहरों में भी नहीं पाई गई थी। जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, और जो इसकी प्रमुख विशेषताओं में जानी जाती है, महानता के लिए जानी जाती है, वो जल निकासी के लिए है। जल निकासी इसकी व्यवस्था थी ना, वो नालियों की, उसके लिए है जानी जाती है। तो हम समझा देते हैं इसमें कि घरों का गंदा पानी निकालने के लिए नालियां बनी होती थी। प्रत्येक घर के जो घर का दरवाजा होता था वो गलियों की तरफ खुलता था, और इसके अंदर कोई खिड़की वगैरह नहीं होती थी। तो ये यहाँ के घरों की विशेषता थी। दूसरी, प्रत्येक घर के बीच में जैसे एक मकान बन गया है तो इसके दूसरा मकान बनाने से पहले 1 या 2 फुट की जगह दोनों मकानों के बीच में छोड़ दी जाती थी, और इस प्रकार से ये घर बने हुए होते थे। दूसरी बात यह है, ईंटों की बात करते हैं कि घर कैसे बनाए गए थे। तो ईंटें, जो मिट्टी की ईंटें होती हैं, मकान मिट्टी की ईंटों के बने होते थे, जो आग में पका करके बनाई जाती थी। ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था, और यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस प्रकार ये ईंटों का अनुपात होता था। लेकिन ये आग में पकाकर ईंटों का निर्माण किया गया था, लेकिन कालीबंगा से
धूप में सुखाई हुई ईंटों से ही मकानों का निर्माण किया गया था, तो कालीबंगा को दीन बस्ती भी कहा जाता है। तो ये इसकी नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थी। लिखेंगे नगर नियोजन भी, नगर नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। दूसरी बात लिखेंगे मुख्य सड़क, मुख्य सड़क 10 मीटर यानी कि 30 से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। घर, जो घर बने होते थे, घर जो बने होते थे गलियों में, गलियों पर बने होते थे, बने होते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे ईंटों का अनुपात, 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 ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। तो इस अनुपात की, ये ईंटों का अनुपात कई बार पूछता है कि किस अनुपात के अंदर ईंटें बनाई जाती थी। एक पॉइंट और लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे कालीबंगा से, जो हम बात पहले भी लिख भी चुके हैं, कालीबंगा से मिले घर कच्ची ईंटों से बनाए गए, ईंटों से बनाए गए हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3, इस सभ्यता की, इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता जल निकासी है, जल निकासी है, जो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के प्रसिद्ध शहरों में भी नहीं थी, शहरों में भी नहीं थी। तो ये बौद्ध जल निकासी की व्यवस्था जो थी, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि 18वीं शताब्दी यूरोप के शहरों और विश्व की किसी भी, जो विश्व की कोई भी सभ्यता है, उसके अंदर हमें जल निकासी की व्यवस्था नहीं मिलती है, और जल निकासी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थी। दोस्तों, इसके आगे हम जो सामाजिक जीवन के अंदर बचा हुआ धार्मिक जीवन, कलात्मक जीवन जो है इनका, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। नमस्कार।